आंत का एक स्वास्थ्य नियम होता है। जब हम छोटे होते हैं, बचपन का ध्यान करेंगे तो जो मल की मोटाई होती है बचपन में, आप किसी बच्चे का मल देखिए, वो अच्छी खासी मोटाई रहती है मल की। उसका जो साइज है वो केले के समान मोटाई वाला होता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसके मल का साइज घटना शुरू हो जाता है। शरीर के सारे अंग बढ़ रहे हैं, सब में ग्रोथ हो रही है, आंत भी बढ़ रही है, लेकिन जो मल का साइज है वो कम हो रहा है। कभी इसकी तरफ भी ध्यान दें। और अवस्था पूरी होते होते स्थिति ये आ जाती है, कई लोगों को तो बकरी की जिस तरह से मल होता है टुकड़े टुकड़े में, उस तरह से मल आना शुरू हो जाता है। 6 फीट लंबी आंत और उसमें से इस तरह से मल का निष्कासन होना, आप सोच लो आंत कितनी अंदर सिकुड़ चुकी है। मल का साइज पतला होता जा रहा है, सीधा सा उसका यही आप समझिए कि अंदर या तो मल चिपका हुआ है आंत की अंदरूनी सतह पे, या फिर आंत जो है वो श्रिंक होती जा रही है मल के प्रभाव से। उसका साइज जो है, अंदरूनी साइज, वो व्यास जो है आंत का, वो कम होता जा रहा है। तो स्वास्थ्य तभी बेहतर मानेंगे जब बंधा हुआ मल और एक निश्चित मोटाई के साथ में निकलना शुरू हो। किसी को पतला मल आता है, किसी को टुकड़े टुकड़े में आता है, तो ये सब कोष्ठबद्धता के लक्षण हैं, कब्ज के लक्षण हैं। तो सप्ताह में एक बार एनिमा ले ही लेना चाहिए। हम कितना भी प्राकृतिक आहार विहार कर लें, लेकिन जो केमिकल्स हैं जिनका उपयोग फल और सब्जियों पर किया जा रहा है, उनसे नहीं बच सकते। उनका अंश शरीर में जाएगा ही जाएगा। हरी सब्जियां आ रही हैं, उन पर इतने केमिकल, उनको रंगने के लिए इस तरह के कलर डाले जा रहे हैं शहरों में। आप देखें, ये धोने पे पता चलता है हरा हरा रंग छूटता है। ताज़ा बनाए रखने के लिए उन पे कितने रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है कि उनको अगर अच्छे से धुलाई करके ना खाएं तो उनमें से बहुत सारे विषैले तत्व शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सब से बचना है तो प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि भोजन तो नहीं बंद किया जा सकता है। भोजन जो एक आवश्यक अंग है हमारे जीवन का, उसको बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। भोजन कल जैसे शाम को आप लोग पढ़ रहे थे कि हमने अमुक अमुक वस्तु खाई, पेड़ा, बर्फी, लड्डू, जलेबी, रबड़ी इत्यादि, लेकिन विचार करें हमने इन्हें खाया या ये हमें खा गए। देखिए, जीवन जो है, भोजन जो है, जीवन जीने के लिए होना चाहिए, न कि भोजन के लिए जीना चाहिए व्यक्ति को। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ खाने के लिए जिंदा हैं और कुछ उनको करना ही नहीं है। बस रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए, अच्छा भोजन। अच्छे भोजन की परिभाषा बदल गई है। अच्छा भोजन मानते हैं हम लोग जितना तला भुना और मिर्च मसालेदार भोजन होते हैं, उनको हम अच्छा भोजन कहते हैं। और जो थोड़ा सा भी सात्विक है उसको कच्चा भोजन कहते हैं। ये पक्का हो गया, वो कच्चा हो गया। तो अच्छे भोजन की परिभाषा है कि प्रकृति ने जो चीज जिस रूप में दी उसका उसी रूप में, अथवा इतना ही रूप बिगाड़ें कि वो खाने योग्य हो जाए। उसे इतना परिशोधित न किया जाए, उसका इतना रूप न बिगाड़ा जाए कि वो पहचान में भी ना आए कि ये कौन सा फल है, कौन सी सब्जी है। हम कोई वस्तु, कोई चीज बनाते हैं, कोई आके उसको तोड़ दे, बिगाड़ दे, तो हम यदि शक्तिशाली हैं तो हमें क्रोध आएगा और हम उस व्यक्ति को दंडित करेंगे जिसने हमारी बनाई हुई चीज को बिगाड़ा है। तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है और उसकी बनाई हुई चीज को यदि हम बिगाड़ते हैं, उसके स्वरूप को बिगाड़ते हैं, तो प्रकृति
दंडित करने का अधिकार रखती है, और वो दंड होता है रोग के रूप में। उदाहरण के तौर पे गेहूं को प्राकृतिक स्वरूप में नहीं खाया जा सकता, लेकिन उसका कुछ अंश अंकुरित करके लिया जा सकता है। अंकुरित गेहूं में भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिल जाता है हमें, जो हमारी त्वचा के लिए, बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। उसे अंकुरित कर लेंगे और जब उसके निकल आएंगे, अंकुर निकल आएंगे, उन्हें काट के उनका रस पी लीजिए, ग्रीन ब्लड का काम करेगा वो। आयोडीन भरपूर मात्रा में मिलेगी। ये जो नमक वाले कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक, कहीं कुछ नहीं होता है। समुद्री नमक जब तक आदमी खाता था, खड़ा नमक, तब तक आयोडीन की कमी नहीं होती थी। आज ज़्यादा होती है लोगों में आयोडीन की कमी, जब इस तरह का नमक खाया जा रहा है। तो आयोडीन की पूर्ति आप इससे कर सकते हैं, जो ये ग्रीन जूस है। एक घर में जमीन नहीं है, 7 गमले रख लीजिए, डेली एक गमले में थोड़ा थोड़ा गेहूं बो दीजिए। 7वें दिन पहले वाले गमले में अंकुर निकल के वो 4-5 इंच के हो जाएंगे। उन्हें काट लीजिए और उन्हें साफ करके नए गेहूं बो दीजिए। उन अंकुर को मिक्सी में पीस के पानी के साथ मिक्स करके छान के पी जाइए सुबह खाली पेट। वो ग्रीन ब्लड है, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से प्राकृतिक स्वरूप में गेहूं का उपयोग थोड़ी मात्रा में किया जा सकता है, और उसके बाद उसको इतना ही बिगाड़ लो कि वो खाने योग्य हो जाए। आटा पिसा लीजिए और चोकर सहित आटे की रोटी खा लीजिए। अगर चोकर निकाल दिया तो क्या बचा? सिर्फ मैदा। उसमें से ब्रान निकल गया, फाइबर निकल गया पूरा। गेहूं का फाइबर पूरा चोकर से निकल गया, और फाइबर जो है वो ब्रश का काम करता है। अंदर जाके वो पूरी जो मल है उसको खुरच खुरच के निकालता है। आप चोकर सहित आटे की रोटी खा के देखिए, अगले दिन ही आपको उसका अनुभव मिल जाएगा। तो चोकर निकल गया तो मैदा बची। अब उसे और रिफाइंड कर दिया हमने। मैदे को भी पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, जलेबी के रूप में तल दिया। अब गेहूं का कितना रूप बिगड़ गया जलेबी तक आते आते। अब किसी को अगर जलेबी की रेसिपी नहीं पता है तो वो नहीं बता पाएगा कि इसमें गेहूं भी है। तो कम से कम चोकर सहित आटे की रोटी का प्रयोग कर लिया जाए, दलिया का प्रयोग कर लिया जाए, वहां तक तो उचित है। लेकिन ये उचित नहीं कि उसको इतना रिफाइंड कर दिया जाए कि वो हानिकारक बन जाए और पहचानना मुश्किल हो जाए कि ये क्या चीज़ है। यही चीज़ें सब्जियों पर भी लागू होती हैं। तो हरी सब्जियों को भी मिर्च मसाले ना मिलाए जाएं उनमें। हल्दी, जीरा, धनिया, नमक, थोड़ा सा तेल पर्याप्त है ये। इसके अलावा जो गरम मसाले प्रयोग किए जाते हैं उनसे सब्जियों के जो गुण हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और सब्जी जितनी भी कम प्रोसेस की गई होगी उतना ही लाभकारी होगी। आप उसको बॉयल करके सूप बना लीजिए, वो ज़्यादा लाभकारी है। या सब्जी ही इस तरह से बनाइए कि वो एक तरह से उबली हुई हो, स्वादिष्ट बना लीजिए। उसमें नींबू का रस मिला सकते हैं, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें स्वाद लगता है आपको, उसको मिला लीजिए और उसे स्वादिष्ट बना के खाइए। ऐसा नहीं कि उबला भोजन करना है तो जीवन नहीं चलेगा। ऐसे स्वादिष्ट बना के खाइए, लेकिन बिना परिशोधन के खाइए। उसे रिफाइंड मत करिए चीज़ों को। चीज़ें जितनी रिफाइंड होती जाती हैं उतनी ही अप्राकृतिक होती जाती हैं, उतनी ही एसिडिक होती जाती हैं। और एसिड जो है वो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। केवल 20% एसिड की ही आवश्यकता है शरीर को। 80% क्षार की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे रक्त का अनुपात होता है वो भी यही होता है। 80% अल्कलाइन है, 20% एसिडिक है। तो भोजन भी हमारा इसी अनुपात में होना चाहिए। हमारा भोजन 80% क्षारीय होना चाहिए, 20% आप एसिडिक ले सकते हो, और वो हो ही जाता है। अब इस चीज में भेद करना कि क्या एसिडिक है और क्या अल्कलाइन है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक सीधी सी आप सिद्धांत ये ध्यान रखिए
कि जो चीजें प्राकृतिक स्वरूप में होंगी, जो कम से कम रिफाइंड की गई होंगी, वो सारी अल्कलाइन होंगी, और जो चीजें पैक्ड हैं, डिब्बा बंद हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है जिनमें, जिनको रिफाइंड किया गया है, वो सब की सब एसिडिक है। डिब्बा बंद चीजें, पैकिंग में जितनी चीजें आ रही हैं वो सब एसिडिक हो जाती हैं, और जितनी प्राकृतिक स्वरूप में क्या है, फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित अन्न, ये सब अल्कलाइन फूड की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से आप भेद करके एसिड और क्षार का अंतर पता कर सकते हैं, और उसी अनुपात में, जैसे 1 किलो भोजन किया हमने दिन भर में, तो 1 किलो में 800 ग्राम तो इस तरह का भोजन हो प्राकृतिक स्वरूप में। केवल 200 ग्राम भोजन आप दूसरे तरह का ले सकते हैं जो